हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि एसएससी जे 2020 सीरीज का आज हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। अभी तक हमारा सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल चल रहा था, तो आज का टॉपिक होगा एग्रीगेट्स। इससे पहले मैंने सीमेंट, लाइम और ब्रिक के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें भी देख लेना, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो काफ़ी मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है और भी आगे लेक्चर बनाने का मन करता है, काफ़ी मन करता है। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। द क्वेश्चन नंबर 1, गुड क्वालिटी सैंड इज नेवर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये कह रहा है कि जो अच्छी क्वालिटी की सैंड होती है वो हमें कहाँ से नहीं मिलती है। तो ऑप्शन देखें, रिवर, नाला, सी एंड ग्रेवल पाउडर। तो ऑब्वियस ये बात है कि जो नाला होगा वहाँ से हमें अच्छी क्वालिटी की सैंड नहीं मिलेगी, क्योंकि नाले में क्या होगा, इम्प्योरिटीज होंगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, इसके अलावा सल्फर भी होगा। तो वहाँ से जो भी सैंड मिलेगी काफ़ी पुअर क्वालिटी की होगी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्किंग ऑफ सैंड। ये जो बल्किंग ऑफ सैंड होता है ये किस वजह से होता है। तो पहले ऑप्शन देखेंगे, लेस इन फाइन, मतलब ये पूछ रहा है कि किस तरह की सैंड में कम होता है या फिर ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन लेस इन फाइन सैंड, बी मोर इन कोर्स सैंड, सी मोर इन मीडियम सैंड, डी मोर इन फाइन सैंड। तो पहले तो जो देखेंगे बल्किंग ऑफ सैंड होता क्या है। तो जो भी हमारे पास सैंड होती है, सपोज हमारे पास कुछ सैंड का वॉल्यूम है, यहाँ पे कुछ सैंड है, इसमें जब भी मैं कुछ मॉइस्चर कंटेंट ऐड करूँगा तो क्या होगा कि जो ये सैंड है इसके जो वॉल्यूम में कुछ इंक्रीमेंट होता है, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा। अब वो क्यों होता है, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि जो मॉइस्चर कंटेंट ऐड करेंगे वो कितना होता है। वो होता है 4 to 6%। अगर 4 to 6% ऑफ किसके होता है, सैंड के वेट के होता है, जो ड्राई वेट होता है सैंड का, उसके वेट के अगर 4 to 6% हम वाटर को लें और उसमें ऐड कर दें तो उसके वॉल्यूम में कुछ इंक्रीमेंट हो जाता है। अब वो कैसे होता है पहले हम देखेंगे। देखिए हमारे पास सपोज ये एक सैंड का पार्टिकल है कुछ, यहाँ पे मैंने कुछ मॉइस्चर ऐड किया। अब जो मॉइस्चर क्या करेगा, इस पार्टिकल के अराउंड चारों तरफ जाके एक फिल्म क्रिएट करेगा, एक फिल्म बनाएगा, एक लेयर बनाएगा। अब वो लेयर किससे बनेगी, वो बनती है सरफेस टेंशन की वजह से। तो जब ये लेयर बनेगी, एक ये क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगी, क्योंकि इस वाले पार्टिकल में भी लेयर बनेगी, इसमें भी बनेगी। तो ये जितनी भी लेयर्स होंगी सारे पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पुश करेंगे। जब पुश करेंगे इनके बीच में कुछ गैप आएगा, तो ये गैप आएगा जिसकी वजह से वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो जाएगा, वॉल्यूम में कुछ इंक्रीमेंट होगा, जिसे बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। तो अब ये बात आती है इसमें किस में ज़्यादा होता है किस में कम होता है। अब हमें पता है जिसमें ज़्यादा ये एरिया होंगे तो उतनी ज़्यादा फिल्म बनेगी। तो सबसे जो सरफेस एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, वो होता है फाइन सैंड में। जो भी फाइन सैंड होती है उसमें जो सरफेस एरिया होंगे, सारे पार्टिकल्स के चारों तरफ जो सरफेस एरिया होंगे वो ज़्यादा होंगे, तो फिल्म ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा रिपल्सन होगा और उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट होगा, बीच में गैप बनेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फाइन सैंड होती है उसमें सबसे ज़्यादा बल्किंग होती है। तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। इसके अलावा एक और बात आती है कि जो मैक्सिमम जो बल्किंग होती है वो किस मॉइस्चर कंटेंट पे होती है, वो होती है हमारी 5% पे। क्योंकि जो रेंज होती है 4 to 6% होती है, लेकिन जो मैक्सिमम होती है 5% पे होती है। अब 6% के बाद में 6% के बाद में जो मेनिस्कस बनता है हमारा, इस तरह का एक मेनिस्कस बनता है पार्टिकल्स के बीच में। ये मेनिस्कस क्या होगा, इसकी जो रेडियस होती है फ्लैट हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये पार्टिकल्स होंगे आपस में और नज़दीक आ जाएंगे, काफ़ी पास में आ जाएंगे। तो कह सकते हैं कि जब भी हमारा वाटर कंटेंट 4 to 6% होगा तब तो इनका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन वहीं अगर मैं वॉल्यूम को ज़्यादा कर दूं, वाटर को अगर ज़्यादा बढ़ा दूं तो वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हो जाता है। अब बात आती है कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम जो इंक्रीमेंट होता है वो कितना होता है। तो अगर 5% की बात करें तो 5% पे जो मैक्सिमम वॉल्यूम का इंक्रीमेंट होता है वो होता है हमारा 20 to 25%। यानी कि जितनी भी हमारे पास सैंड है उस सैंड के वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट होगा 20 to 25% इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसका आंसर देख लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेडिंग ऑफ सैंड कॉजेज ग्रेड वेरिएशन इन। अब जो हम सैंड की अगर ग्रेडिंग की जाए तो उसका जो इफेक्ट होगा कहाँ कहाँ पे पड़ेगा। तो सबसे पहले देखेंगे वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। हाँ, वर्केबिलिटी चेंज होती है। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाती है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ड्यूरेबिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे। लेकिन अब इनका जो इफेक्ट होता है वो किस तरह से होता है, क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन देखेंगे। तो रीजन क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे अगर आप सपोज हमारे पास में कोई एक सैंड है, अगर वो फाइन है, ठीक है, अगर फाइन है तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे। अगर पार्टिकल्स छोटे होंगे तो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा इसका मतलब जो ल्यूब्रिकेशन के लिए जितना भी हमें सीमेंट पेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी वो कम पड़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास कुछ एक फिक्स अमाउंट में सीमेंट पेस्ट होगा। तो जब फिक्स अमाउंट में सीमेंट होगा लेकिन सरफेस एरिया हमारे पास ज़्यादा हो रहा है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, वर्केबिलिटी पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा।
तो ऑप्शन ए तो वैसे करेक्ट है। अब स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ में क्या होता है, जो हमारे पास ये फाइन पार्टिकल्स होते हैं इस तरह से, इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, इसमें बोलते हैं जेल बॉन्डिंग। अब अगर सपोज हमारे पास कोर्स सैंड है, अगर हमारे पास कोर्स सैंड जिसका साइज़ बड़े बड़े होंगे तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। अगर बॉन्डिंग ठीक से नहीं होगी इसका मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी, तो स्ट्रेंथ पे इफेक्ट करेगा। इसके अलावा अगर सपोज हमारे पास वेल ग्रेडेड अगर सैंड है, वेल ग्रेडेड सैंड है, तो उसमें क्या होगा, वॉइड्स कम होंगे। वॉइड्स अगर कम होंगे इसका मतलब उसमें परमेबिलिटी जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। परमेबिलिटी नहीं होगी, अगर परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी इसका मतलब ड्यूरेबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो कह सकते हैं यहाँ पे वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी तीनों पे इफेक्ट करता है क्या, ग्रेडिंग ऑफ सैंड। तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू। अगर आरसीसी कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो उसके लिए जो कोर्स एग्रीगेट होती है उसकी साइज़ कितनी लिमिटेड होती है हमारे पास, वो होती है 20 mm, 20 mm होती है। अगर हमारे पास कुछ रेस्ट्रिक्शंस ना हो, हमारे कंस्ट्रक्शन में अगर कुछ रेस्ट्रिक्शन ना हो तो हम इसका साइज होता है 40 mm तक ले सकते हैं। तो इसका जो साइज होगा 40 mm तक ले सकते हैं, बट ऑप्शन में यहाँ पे 20 mm है, तो आंसर वुड बी सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, द फाइनेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट। अभी कह रहा है फाइनेस मॉडुलस, अगर हम फाइन एग्रीगेट की बात करें, फाइन एग्रीगेट हमारे पास, इसके लिए फाइनेस मॉडुलस कितना होता है, तो फाइन के लिए हमारा जो होता है 2.2 से लेके 3.2 तक, 2.2 से 3.2 तक। ये बात कर रहा है फाइन एग्रीगेट जिसमें सैंड की बात करेंगे। इसके अलावा और भी हैं फाइनेस मॉडल्स जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले देखिए हम एग्रीगेट की बात करेंगे जिसमें फाइन एग्रीगेट की जो कि सैंड होगी। सैंड हमारी 3 तरह की होती है, कौन कौन सी, फाइन, मीडियम और कोर्स। तीनों के लिए कितना होता है, फाइन के लिए होता है 2.2 से 2.6, मीडियम के लिए होता है 2.6 से 2.9, कोर्स के लिए होता है 2.9 से 3.2। अब कभी कभार क्या होता है, इन लिमिट को हम इस तरह से लिखते हैं 2 से 2.5, इसको लिखेंगे 2.5 से 3, और तीसरे वाले को लिखते हैं 3 से 3.5। तो ये हम केवल जब लिखते हैं जब हमें क्या है, केवल याद करना हो, एक छोटे से मतलब कि डायरेक्ट हमें रिमेंबर रहे, तो इसलिए हम इसे लिख लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इस तरह की वैल्यूज होती हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें इसी तरह से दिया हुआ है 2 से 3.5, बट एक्चुअल में होता क्या है 2.2 से 3.2। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट की बात करें तो 5.5 से 8.0, और सारे तरह के एग्रीगेट होंगे ऑल इन एग्रीगेट तो 3.5 से 7.5। अब जब भी हमें फाइनेस मॉडुलस निकालना होता है उसके लिए जब हम सीविंग करते हैं, सीविंग के लिए हमारे पास कुछ सीव होती हैं जिनका साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है 150, 300, 600, ये तो हो गए माइक्रोमीटर में। इसके बाद में 1.18, 2.36, 4.75, 10 mm, 12.5 mm, 20 mm, 40 mm, 80 mm। इन जो सीव हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनको याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि हमारे पास कुछ फाइनेस मॉडल्स दिया हुआ है सपोज 3, अब पूछेगा इसके अकॉर्डिंग आप बताइए कि जो सीव होगी मतलब जो साइज होगा एग्रीगेट का वो कितना होगा। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जितने भी ये सीव हैं इनको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले 80, 40, 20 इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर से काउंट करेंगे इस साइड से। देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर होगा इस तरह का है, और काउंट करेंगे कहाँ, नीचे साइड से इस तरफ से। तो काउंट करेंगे कि यहाँ पे 3, अगर सपोज FM हमारा 3 है तो हमारा साइज़ कितना होगा 1, 2, 3, 600 माइक्रोमीटर। वहीं अगर सपोज 7 होगा तो 7 के लिए यहाँ पे आएगा 10 mm जो साइज़ होगा एग्रीगेट का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए इसी पे एक बेस्ड क्वेश्चन है जो कि सॉल्व करेंगे तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ 20 किलोग्राम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज सीव्ड थ्रू 80 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm, 2.36, 1.18 mm, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन एंड 150 माइक्रोन, इस तरह की सीव दी हुई है हमारी। अब यहाँ से हमने कुछ वेट लिया है, जो वेट हमारा कितना है 20 kg, हमारे पास वेट है 20 kg, इसको सीविंग करानी है। इसके बाद में जो भी वेट रिटेन होगा वो दिया है 0, 2 kg, 8, 6, 4 kg रिस्पेक्टिवली, मतलब सारी सीव के अलॉन्ग इस तरह से जो वेट रिटेन हो रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका फाइनेस मॉडल्स निकालेंगे। तो इस पिक में देखिए सबसे पहले हमें सीव को अरेंज करना है, इस तरह से अरेंज किया हमने, सबसे बड़ी साइज ऊपर, उसके नीचे छोटी छोटी लगाते गए। अब 80 पे कितना है 0 किलोग्राम रिटेन हो रहा है, 40 पे 2, तो इस तरह से एंड तक है 4.75 तक 4, इसके बाद में कुछ नहीं दिया यानी कि, तो हमें ले लेना है 0। अब निकालेंगे हम क्यूमुलेटिव वेट। तो अब यहाँ
तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे क्यूमुलेटिव वेट। तो क्यूमुलेटिव में आप देखिए 80 mm के अलॉन्ग होगा कितना 0। अब भाई 40 पे देखेंगे तो क्या करेंगे 40 + 2, ये आ जाएगा हमारा 2। अब फिर उसके बाद में 2 + 8 = 10, 10 + 6 = 16, अब 16 + 4 20, अब 20 + 0 20, 20 + 0 20। इस तरह से क्यूमुलेटिव वेट हमारे निकल आएंगे। क्यूमुलेटिव आ गए, इसके बाद हम परसेंटेज निकालेंगे। तो सबसे पहला है 0 के परसेंटेज निकालेंगे। टोटल हमारे पास 20 है, तो 0/20 = 0। इसके बाद में 2 है, 2/20 × 100 = 10%। तो अगले में कितना है, ये 10 है। इसके बाद में फिर इस वाले 10 का निकालेंगे, 10/20 तो ये निकल के आएगा 50%। तो इसी तरह से सारे निकालेंगे। यहाँ पे 16 का 80%, 20 का 100, फिर अब उसके बाद में जितने भी 20 सबका 100 आएगा। तो इस तरह से जितने भी निकल के आएंगे सारे 100 हो गए। अब इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारा आएगा 740। अब ये जो भी 740 आया इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो 740 / 100, तो ये निकल के आएगा 7.4। तो आंसर हमारा हो जाएगा 7.4। अब देखिए इसमें ऑप्शन में जो 7.4 होगा वो ऑप्शन बी में मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। तो आंसर वुड भी ऑप्शन बी। अब इसमें अगर मैं पूछूं कि जो एग्रीगेट का साइज़ कितना होगा 7.4 के अकॉर्डिंग, तो 7.4 में हमें काउंट करना पड़ेगा। पहले 7 देखिए, 1 यहाँ से 300 से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 20। उसके बाद 7.4 है तो 8 तक जाएंगे। अब बीच में जो भी है यानी कि हमारा जो एग्रीगेट का साइज़ होगा 20 to 40 mm के बीच में होगा कहीं पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी इफ़ इट्स लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन। ये कह रहा है कि अगर कोई भी एग्रीगेट है उसे फ्लैकी कब होगा, जब उसकी लीस्ट डायमेंशन किससे कम होगी। तो इसकी लीस्ट डायमेंशन जो होती है कम होती है किससे, 3/5 से। 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन। सपोज हमारे पास कुछ इस तरह का एग्रीगेट है, उसकी ये कुछ एक डायमेंशन है, ये वाली एक डायमेंशन है, एक इधर डायमेंशन है। इन दोनों का हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। अब मीन निकालने के बाद में जो इसकी लीस्ट डायमेंशन होगी, लीस्ट डायमेंशन कहीं इधर आएगी, तो वो जो लीस्ट डायमेंशन है वो 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन से भी कम होनी चाहिए। 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन से भी कम होनी चाहिए। तो कभी कभार 3/5 को लिख देते हैं 0.6, तो कन्फ्यूजन मत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। तो 3/5 होता है, नहीं तो 0.6 होता है। इसके बाद में आता है इलोंगेटेड। इलोंगेटेड के लिए होता है हमारा 9/5 या फिर 1.8 टाइम्स ऑफ इसके मीन डायमेंशन के। जो लेंथ होती है इलोंगेटेड के लिए हम क्या लेंगे, लेंथ लेंगे, जबकि जो फ्लैकी होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, लीस्ट डायमेंशन लेते हैं। तो इलोंगेटेड के लिए लेंथ लेंगे, जो लेंथ होगी वो हमारी 9/5 ऑफ मीन डायमेंशन से कम नहीं होनी चाहिए, सॉरी कम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर ए गिवन एग्रीगेट रेशियो इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो। अगर मेरे पास कोई एग्रीगेट दिया हुआ है, कोई एक मोर्टार दिया हुआ है जिसमें एग्रीगेट रेशियो है, और उसके लिए अगर वाटर सीमेंट रेशियो का देखेंगे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उस एग्रीगेट पे। तो ऑप्शन देखेंगे पहले, इंक्रीज द स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ तो इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है वाटर सीमेंट बढ़ाने से स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। डिक्रीज श्रिंकेज। अब देखिए श्रिंकेज डिक्रीज नहीं, श्रिंकेज जो होती है इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन सी इंक्रीज श्रिंकेज। तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब श्रिंकेज कैसे इंक्रीज होती है, तो हमें देखिए पता है कि जो हमारे पास जो भी एग्रीगेट या फिर कुछ भी चीज़ होती है उसमें वॉइड्स होते हैं, वॉइड होते हैं। अब जितना ज़्यादा वाटर इसमें ऐड करेंगे, अगर वाटर हम ज़्यादा ऐड करेंगे तो वाटर क्या होगा, इन वॉइड्स में जाके स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हम जब हम इसे प्लेस करेंगे, जो मोर्टार होगा उसको हम जब कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे, तो उसके बाद हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन का तो इवेपोरेशन भी होगा, तो वाटर जितना भी इस वॉइड्स में होगा वो सब का सब इवेपोरेट हो जाएगा, और ये वॉइड्स क्या होंगे, वैकेंट हो जाएंगे। तो जब क्या होगा, इसके ऊपर लोड अप्लाई होगा। जब लोड अप्लाई होगा तो जितने भी वॉइड्स हैं, ये दो पार्टिकल, दोनों जो वॉइड्स हैं यहाँ पे, ये क्या करेंगे, आपस में चिपक जाएंगे। इसमें क्या कॉम्पैक्शन होगी। जब कॉम्पैक्शन होगी इसका मतलब इसमें श्रिंकेज होगी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज श्रिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू वियर इज नोन एज। अभी कह रहा है कि वियरिंग के लिए जो रेजिस्टेंस होता है एग्रीगेट का, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम एब्रेजन। ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। एब्रेजन किससे टेस्ट होता है, ये होता है लॉस एंजलिस एपरेटस से। लॉस एंजलिस एपरेटस होता है हमारे पास, उससे हम क्या एब्रेजन को मेजर करते हैं। तो इम्पैक्ट किस लिए होता है, इम्पैक्ट होता है हमारा टफनेस को मेजर करने के लिए, शेयर होता है शेयरिंग रेजिस्टेंस के लिए, क्रशिंग होता है हमारा स्ट्रेंथ के लिए। तो सारे इसमें कुछ भी पूछ सकता है, तो सारे याद रखिए, ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू द इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड वाटर इज कॉल्ड।
ये कह रहा है अगर एग्रीगेट का रेजिस्टेंस हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट और वाटर के लिए क्या कहलाता है, उसे बोलते हैं साउंडनेस। तो साउंडनेस हमारा जो, अगर हम बात करें सीमेंट वगैरह की, तो उसमें साउंडनेस का जो मतलब था अलग था, लेकिन यहाँ पर एग्रीगेट के टर्म में साउंडनेस क्या है हमारा, एक होता है वेदरिंग एक्शन को रजिस्ट करना, वेदरिंग एक्शन को रजिस्ट करना, और जो हाइड्रेशन सीमेंट और वाटर को रजिस्ट करने के लिए जो भी टेस्ट यूज होता है वो साउंडनेस कहलाता है, किस में, एग्रीगेट के केस में। आज की जो लेक्चर सीरीज है यहाँ पे इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो उसे प्लीज़ कमेंट कर दो, और इसके अलावा कोई भी किसी भी टॉपिक में डाउट होता है तो उसके लिए भी कमेंट करो, उसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर बना दूंगा या फिर कमेंट में इसका आंसर बता दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।